हेलो। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन शक्ति के बारे में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोखरण 2 टेस्ट जो था न्यूक्लियर टेस्ट, उसे ऑपरेशन शक्ति हम कहते हैं, लेकिन ऑपरेशन शक्ति का ऑफिशियल नेम कोई था तो पोखरण 2 उसे कहा जाता है। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट था जो कि 5 न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया 11 to 13 मई के बीच, जिससे एक इंडियन आर्मी का जो पोखरण टेस्ट रेंज है वहीं पर ये किया गया। तो टोटल ये मई 1998 में किया गया। तो 11 to 13 मई के बीच ये किया गया, मतलब 3 दिन के बीच 5 न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया। कहाँ पर? तो पोखरण के पास। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि अपना जो इंडिया था वो ये फर्स्ट टाइम ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था, नहीं, बल्कि ये दूसरा टेस्ट था। पहला हमारा टेस्ट हुआ था 1974 में, मई 1974 में, और उस समय हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती गांधी। तो श्रीमती गांधी ने फर्स्ट टाइम मई 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसका नाम था ऑपरेशन पोखरण फर्स्ट उसे कहा जाता है, लेकिन फिर से उसका मतलब एक कोड नेम्ड कहा जाता है, अनऑफिशियली नेम, जो कि स्माइलिंग बुद्धा था। तो स्माइलिंग बुद्धा हमारा पोखरण फर्स्ट का नेम था, और हमारा पोखरण सेकंड का नेम कोई था तो ऑपरेशन शक्ति था। तो उस समय मिसेस गांधी ने किया था। और ये पोखरण 2 का एक मतलब इमेज है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो पोखरण 2 जिसे हम ऑपरेशन शक्ति भी बोलते हैं, जिस दिन वो हुआ था 11 मई को, उसी दिन हम अपने कंट्री का नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कि हम उसे राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है जो कि इंग्लैंड का है, वो भी रिपोर्ट किया है। फिर से हम फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो अभी अगर अपने देश में अगर ये कोरोना महामारी नहीं होता तो अभी टीवी चैनल पर हर टीवी चैनल पर अच्छे से बात होता, पूरी डिटेल तरीके से बात होता पोखरण के बारे में, पोखरण 2 के बारे में, जिसे हम ऑपरेशन शक्ति भी बोलते हैं, उसके बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट करके इंडिया ने क्या अचीव किया। तो ये टेस्ट करके इंडिया ने थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का टेक्नोलॉजी जो पहले पास उसके पास था, लेकिन अब उसके पास पूरी तरीक़ा से 100% श्योर हो गया कि हम ये बॉम्ब बना सकते हैं। सिंपली मीनिंग है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब होता है कि आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, और एक हाइड्रोजन जो बॉम्ब होता है वो एक ट्रेडिशनली न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बस इतना ही समझिए, आपको टेक्निकली डिटेल्स के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बता दूं कि जब 13 मई 1998 को हुआ, ये लास्ट में, जब 11 मई को स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट में 5th जो इसका होता है न्यूक्लियर टेस्ट वो 13 मई 1998 को होता है। तो उस समय जो टेस्ट साइट होता है वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं और वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर स्टेट हो गया। देखिए, मैं बता दूं, अगर आप सचमुच में अगर थोड़ी सा अगर आप कंसर्न है कि अगर न्यूक्लियर स्टेट कौन है, तो मैं आपको डिटेल तरीके से बता दूं कि अगर जो कंट्री एनपीटी पर साइन किया है, मीन्स जो कंट्री 1968 से पहले, मीन्स 1968 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, उसे मतलब यूनिवर्सली उसे मतलब कि अच्छा से मतलब क्या बोलूँ कि न्यूक्लियर जो भी सबमिट हुआ है, न्यूक्लियर जो भी साइन हुआ है डॉक्यूमेंट्स, उस पर आपको मतलब डी ज्यूरे न्यूक्लियर स्टेट बोला जाता है। डी ज्यूरे यानी आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है, पूरा वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज करता है कि आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। उसमें 5 स्टेट आता है, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। लेकिन बहुत सारी स्टेट है जो कि बोलते हैं कि नहीं, हम एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे। तो जिसमें कि इंडिया आता है, फिर से पाकिस्तान आता है। पहले नॉर्थ कोरिया साइन किया था, लेकिन 1994 में उससे बाहर हो गया। उसके बाद इजराइल भी आता है। तो ये सब जो 3-4 देश हैं बोलते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे, बोलते हैं कि, तो इन देशों को डिफैक्टो न्यूक्लियर स्टेट कहा जाता है। तो अगर आपको मतलब कि पूरे तरीक़ा से अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं इंडिया को एज अ न्यूक्लियर स्टेट, तो एज अ इंडिया डिफैक्टो न्यूक्लियर स्टेट है, बट एज अ इंडिया डी ज्यूरे न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। मतलब कि एनपीटी पर इंडिया ने साइन नहीं किया है, इसलिए एनटीपी पर साइन नहीं किया, और सीटीबीटी पर साइन नहीं किया, इसलिए
इंडिया को मतलब एक तरीक़ा से कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। और अगर इंडिया एनपीटी या सीटीबीटी पर साइन कर देता है, जो कि एक मतलब कि बोल देता हूँ कि एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए एक ट्रीटी बनाता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर सीटीबीटी ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये सब बना था कि अधिकतर देश जो हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ना लेने पाए। तो उनके लिए बना था अगर इंडिया ये सब ट्रीटी पर साइन करता है तो इंडिया का ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो छीन लिया जाएगा। लेकिन इंडिया इसलिए बोलता है कि नहीं, मैं ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, इसे हम कभी साइन नहीं करेंगे। तो बस इंडिया पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज इसे मतलब कि एक तरीक़े से पावरफुल नेशन, हाँ वो अपने मानती तो है अनऑफिशियली कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, बट अनऑफिशियली मानते। लेकिन ऑफिशियली वो लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है, क्योंकि जो कि न्यूक्लियर कन्वेंशन हुआ है उसमें बोला गया कि जो 1968 से पहले जो टेस्ट किया उसे ही सिर्फ माना जाएगा, उसके बाद जिसने किया उसे नहीं माना जाएगा। मीन्स इंडिया, फिर से पाकिस्तान और इज़राइल को नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जिस दिन ये 13 मई को जब लास्ट टेस्ट किया गया तो टेस्ट रेंज पोखरन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, हमारे जो उस समय के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के, अब्दुल कलाम साहब। उसके बाद से ये पीछे देखेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब है, जो कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब, फिर से अब्दुल कलाम साहब जो कि साइंटिफिक एडवाइज़र थे उस समय प्राइम मिनिस्टर के। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जब 1998 में जो ये इसका प्रोजेक्ट का मतलब स्टार्ट किया गया तो इसके 2 हीरो मेन थे। मतलब आपको देखिए, किसी भी चीज़ों का अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो लीडर लोग तो हमेशा क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे असल मायने में अगर कुछ भी होता है साइंटिफिक अचीवमेंट तो उसके पीछे साइंटिस्ट्स होते हैं। तो मेनली 2 साइंटिस्ट थे जिनका मतलब पूरी तरीक़ा से ये विज़न था कि इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाना है। और उस समय वो सचमुच में उसके 1998 वेपन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टीम के वो ये थे, को हेड कर रहे थे। पहले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और ये उस समय साइंटिफिक एडवाइज़र थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, और DRDO के ये हेड थे। आप DRDO जानते ही हैं, हमारे देश में मिसाइल बनाता है। और आज के डेट में कोरोना के टाइम में वो बहुत सारा मतलब कि कोरोना के लिए चेकअप करने के लिए कोरोना किट भी बना रहा है। और दूसरे हमारे सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे वो डॉक्टर R चिदम्बरम थे, राजागोपाला चिदम्बरम। ये तमिलनाडु से आते हैं और उस समय ये चेयरमैन थे इंडियाज़ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ये और चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये सब PMO के अंतर्गत ये सारे मिनिस्ट्री आते हैं। फिर मैं बता दूं कि लेकिन इन सब के बावजूद मतलब मैं बता दूं कि 1998 में तो उस समय पहली बार नहीं, दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे वाजपेयी। पहली बार तो 1996 में बने थे, मात्र 13 दिनों के लिए। फिर वो बाद में बने 1998 में। तो देखिए, आप सत्ता में आए और 3-4 महीने के अंदर ही एक मतलब न्यूक्लियर टेस्ट आप कर लिए, तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट ने उसको मतलब इनिशिएट किया था। हाँ, आपने करेज ज़रूर दिखाया कि मतलब कि मैं टेस्ट करूँगा, सब चीज़ किया आपने, वेल डन। बट इस पूरे प्रोग्राम को अगर किसी ने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के लिए हरी झंडी दिया था कि सचमुच में इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाना है, तो वो ये व्यक्ति थे। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं PV नरसिम्हा राव, जिनको हमेशा मतलब कि हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है एज अ मीडिया में। ये एक अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर है। बट मैं बताता हूँ, ये एक अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि एक सबसे मतलब कि सबसे इन्होंने रिफॉर्म किया अपने कंट्री को, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया एज अ इकॉनमी में, एज अ मिलिट्री में, बहुत सारी चीज़ों में, एज अ रिफॉर्म में, एज अ कश्मीर के बारे में। तो इन्होंने बहुत सारा मतलब काम किया। और आपको पता ही कि LPG के लिए इन्होंने ये मनमोहन सिंह जी को अपना वित्त मंत्री बनाया था। और फिर से इंडिया में एक तरीक़ा से इकोनॉमिक रिफॉर्म इन्होंने 1991 में लाया था। तो फिर से आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो में कितना इन्फॉर्मेशन था, मैंने कितना टॉपिक को कवर किया, छोड़ दिया, ये सब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़ घर में रहिए, मास्क पहन कर रहिए, सेफ़ रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए।